ईयर है 2023, सेट संख्या BS पहला सेट ये है। तो इसमें 3 क्वेश्चन तो हमने कल लास्ट वीडियो में किए हैं, और खंड जो 4th खंड है इसका डी पार्ट, हिंदी में कहेंगे द, इसको आज करने जा रहे हैं। हाँ, 2023 सेट BS पार्ट 1 अनसोल्ड पेपर सॉल्यूशन। इसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, पांचों ही करने होते हैं, 3-3 मार्क्स के होते हैं। तो इस पार्ट में 3-3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल कुल कितने मार्क्स हुए? 15। 15 नंबर का हमारा ये द खंड आता है। तो इसमें पहला पार्ट 4th का पहला पार्ट लिखा है, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। तो नाभिकों का वर्गीकरण होता है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, लेकिन यहाँ 2 संख्याओं का जिक्र किया है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। तो इन 2 के आधार पर हम 2 लिखेंगे, समस्थानिक और समभारिक। तो हेडिंग डाल के ऐसे लिखा जाएगा, नाभिक का वर्गीकरण, इंग्लिश हो जाएगी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें एक तो हमारे होते हैं समस्थानिक, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप, और दूसरे होते हैं समभारिक, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। इनकी डेफिनेशन क्या होगी? वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। तो इनके नीचे के जो नंबर हैं ये परमाणु क्रमांक हैं, एटॉमिक नंबर। ऊपर के जो नंबर हैं वो द्रव्यमान संख्या है, एटॉमिक वेट। तो जिनके ये परमाणु क्रमांक इक्वल होते हैं, इनको Z से लिखा करते हैं, इनको A से लिखा करते हैं। तो जिनमें परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इनकी डेफिनेशन, जिन परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं बराबर होती हैं, ऊपर के नंबर बराबर होते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। इनके एग्जाम्पल, 1H3, 2He3। इनमें दोनों के 3 नंबर इक्वल हैं। हीलियम का समस्थानिक होता है 2He3, 2He4 का समस्थानिक है 2He3। तो 2He3 में यहाँ 3 नंबर, ये 3 नंबर, दोनों के द्रव्यमान संख्याएं बराबर हैं, तो ये कहलाएंगे समभारिक। एक बार इन शब्दों को रिपीट करते हैं हम। नाभिकों को 2 भागों में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर बांटा गया है। नंबर 1 समस्थानिक, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल दे दिया हमने। जिन परमाणुओं के द्रव्यमान संख्या बराबर होती है उन्हें समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल दे दिया हमने।
परिभाषाएं बोल के सुना दी, लिख नहीं रहे हैं। सेकंड पार्ट, अपवाह वेग क्या होता है? अपवाह गति के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक निगमन कीजिए। तो इसमें एक तो अपवाह वेग का दूसरा नाम है अनुगमन वेग, उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके आधार पर ओम के नियम को सिद्ध करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यह लेसन नंबर 3 से लिया गया है, और ये जो किया हमने ये लेसन नंबर 12 से किया गया है, 13 लेसन नंबर 13 से लिया गया है, नाभिक से। फोर्थ का सेकंड पार्ट, इसमें पूछा है अपवाह अनुगमन वेग। अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं, इसकी इंग्लिश होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंग्लिश हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? जब किसी धातु के तार को या जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, जैसे बैटरी से जोड़ दिया, तो धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलने लगते हैं। इस नियत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ किसी तार में जब करंट चल रहा है उस समय मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चल रहे होंगे वो स्पीड कहलाएगी अनुगमन वेग। और अगर धारा ना चल रही हो, वैसे ही धातु कहीं रखी है, उसमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, बिना धारा के बहने पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन वो अनियमित चलते हैं, उस समय उनके वेग को कहते हैं ऊष्मीय वेग। खैर, तो इसकी डेफिनेशन एक बार फिर रिपीट करते हैं। किसी चालक को विद्युत क्षेत्र से जोड़ने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलने लगते हैं, जिसे अपवाह वेग कहते हैं। इसका मान लगभग इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू लगभग 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड होती है। ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम का निगमन, प्रूफ, डेरिवेशन, लेसन नंबर 3। इसका निगमन करने के लिए हमने माना कि किसी धातु की छड़, मेटल की छड़, जैसे कॉपर की छड़, उसकी लंबाई है L, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, स्मॉल n। इस मेटल की छड़ को किसी बैटरी से जोड़ दिया, तो बैटरी से जोड़ने के बाद बैटरी का प्लस टर्मिनल इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्लस सिरे की ओर आने लगेंगे। जब सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लगेंगे, इसी को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत इलेक्ट्रॉन, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रॉन और धारा का मतलब इनका प्रवाह। तो जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ चलने लगे तो इन पर फोर्स लगा, बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E हो तो इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगेगा
F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE। बैटरी को लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर को चले, इन पर फोर्स लगा, F इक्वल टू QE। Q इलेक्ट्रॉन का आवेश है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब गति करने लगे तो न्यूटन के अनुसार F इक्वल टू ma, दोनों इक्वेशन बराबर कर दी। ma इक्वल टू QE, Q को हम लिख सकते हैं स्मॉल e, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q की जगह E, तो यहां आ जाएगा स्मॉल e। A इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m इक्वल टू स्मॉल e अपॉन m, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वोल्टेज के पदों में होती है V अपॉन L। ये हमने लिख लिया। एक बार रिपीट करते हैं। बैटरी को लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे, इन पर वैद्युत बल लगेगा F इक्वल टू QE। Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल e। गति करेंगे तो न्यूटन के अनुसार F इक्वल टू ma, ma को इसके बराबर कर दिया। यहां से a की वैल्यू लिखेंगे तो E अपॉन m, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वोल्टेज बटे लंबाई। अब गति का फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। इस इक्वेशन को इसमें किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लगाएं तो यहां आएगा 1 T1। जहां T1 है श्रांति काल, इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो धन आयनों से टकराते हुए चलते हैं, तो एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर में कितनी देर बाद हुई उसका टाइम है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे V2 इक्वल टू U2 प्लस 8O2। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए V3 U3 प्लस 8O3 T3। ऐसे ही और इलेक्ट्रॉनों के लिए। इसमें जो V1 V2 V3 है, इनको सबको मैं अगर ऐड कर दूं और इसका एवरेज ले लूं तो यही अनुगमन वेग के बराबर होगा। तो Vd इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट अपॉन n, एवरेज लिया। V1 V2 V3 इनकी ये वैल्यू लगा दी, V1 के स्थान पर ये लिख दिया, V1 के स्थान पर ये आएगा U1 प्लस 8T1 प्लस, V2 के स्थान पर ये आएगा U2 प्लस 8T2, V3 के स्थान पर ये आएगा U3 प्लस 8T3 अपॉन n। n है फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में। गति का फर्स्ट इक्वेशन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, सबका एवरेज लेंगे, Vd बराबर करेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन n। V1 V2 V3 के ये वाले मान यहां हमने लगा दिए, जोड़ दिए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने लिखा Vd इक्वल टू, इसमें U वाले टर्म एक साथ ले लिए, U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट अपॉन n प्लस AT वाले पद एक साथ, तो AT1 AT2 AT3 इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट अपॉन n। ये होता है औसत ऊष्मीय वेग। तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी धातु में धारा नहीं बहती, तो औसत ऊष्मीय वेग का मान 0 होता है। प्लस a, ये हो गया सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत श्रांति काल।
टॉ, तो BD इक्वल टू A इंटू टॉ। टॉ क्या है? श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। A के स्थान पर ये वैल्यू लगाएंगे, EB अपॉन ml, आगे टॉ। तो यहां अनुगमन वेग और ये रिलेशन आ गया। हमें लाना है ओम का नियम, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR या V अपॉन I इक्वल टू R। तो V और I दोनों होने चाहिए, हमारे पास केवल V है, इसमें I नहीं है कहीं। तो हमने क्या किया, एक रिलेशन होता है NE VD A I इक्वल टू NEVDA, या लिख सकते हैं NEVDA इक्वल टू I। NE इंटू VD के स्थान पर ये VD की वैल्यू पुट कर देंगे, EB टॉ अपॉन ml, NE इंटू BD की वैल्यू EB टॉ अपॉन ml, और आगे A इक्वल टू I, NE स्क्वायर टॉ A अपॉन ml, और क्या है V इक्वल टू I। I को V के अपॉन में ले आवे, V अपॉन I एक तरफ कर लेंगे, तो यहां क्या है V, ये ml तो क्रॉस मल्टीप्लाई से चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर का टर्म आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा B अपॉन I इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर टॉ A। राइट साइड में जितनी राशियां हैं सब कांस्टेंट हैं, इसी को लिख सकते हैं R। तो यही प्रूव्ड हो जाएगा ओम्स लॉ। इसे स्टूडेंट संक्षेप में भी कर सकता था, यहां हम शॉर्ट यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट। ये अलग अलग इक्वेशन ना लिखकर यहां से यहां तक जो हमने लिखा, हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, B इक्वल टू U प्लस A टॉ सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए। फिर हमें इतने टर्म नहीं लिखना है, V इक्वल टू U प्लस A टॉ, और सब इलेक्ट्रॉनों के लिए U की औसत वैल्यू 0, B की जगह VD, A और टॉ। लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिखाएं तो ऐसे ही करना होता है। चौथे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, इसमें लिखा है किसी परिपथ में धारा और वोल्टेज का समीकरण निम्नलिखित है। करंट का इक्वेशन है I इक्वल टू 3.5 साइन 628 t प्लस पाई अपॉन 6 एम्पियर। वोल्टेज का है 28 साइन 628 t माइनस पाई अपॉन 6 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछे हैं और ये है भी 3 नंबर का क्वेश्चन, तो 1 नंबर का 1 पार्ट हो जाएगा। बताते हैं अभी। पहले पार्ट में पूछा है धारा का RMS मान, RMS वैल्यू ऑफ करंट।
और दूसरे पार्ट में पूछा है आवर्तकाल, और तीसरे पार्ट में पूछा है वोल्टेज और करंट के बीच कालांतर, फेज डिफरेंस। तो फर्स्ट पार्ट, इसमें पूछा धारा का आरएमएस मान मींस IRMS। तो हम क्या करेंगे, करंट की इक्वेशन की AC धारा की इक्वेशन से तुलना कराएंगे। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, तो I नॉट की वैल्यू कितनी है 3.5। IRMS का फॉर्मूला होता है I नॉट अपॉन √2। I नॉट की जगह लगाएंगे 3.5 अपॉन √2, या तो इसे ऐसा ही छोड़ दें, नहीं तो डिवाइड करके लिख दें। 3.5 अपॉन √2 की वैल्यू 1.41, यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया। 141 से इसको भाग करेंगे, 350 को 2 बार गए 282, घटाएंगे 10 में से 2 गए 8, 14 में से 8 गए 6, पॉइंट लगाया 0, 4 बार, तो 2.4 IRMS एम्पियर, ये आंसर होगा। सेकंड पार्ट, आवर्तकाल। आवर्तकाल के लिए ये 600 जो 28T है, ओमेगा टी को इसके बराबर तुलना करा देंगे। तो ओमेगा टी इक्वल टू लिख लेंगे 628T, सेकंड पार्ट, इसमें आवर्तकाल टाइम पीरियड पूछा है कैपिटल T, उसके लिए इसे इसके बराबर करा देंगे। ओमेगा टी इक्वल टू 628 स्मॉल टी, स्मॉल टी से टी कट गया। ओमेगा का फॉर्मूला टी के पदों में होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, इधर 628, 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लगा ली, अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू 628। जो कैपिटल टी था वो क्रॉस मल्टीप्लाई से मैंने इधर भेज दिया, इसे इसके बराबर किया, टी से टी कटा, ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी, टी क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पाई की वैल्यू, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 100, 100, 314 दूनी 628, 628 से 628 कट गए, 314 से इसमें 2 बार जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, तो हमारे पास बचा 1/100 टी का मान, टी की वैल्यू 1/100। 100 से मैं अगर 1 को भाग करूं तो आएगा 0.01, यही आंसर हो जाएगा। इसमें थर्ड पार्ट पूछा है कलांतर, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर बताओ। तो दोनों की ही समीकरण में π/6 आ रहा है, एक में तो कला कोण हो गया φ1, एक में हो गया φ2, दोनों को घटा देंगे तो फाई आएगा φ1 माइनस φ2, φ1 की वैल्यू π/6 माइनस π/6,
जब इसे घटाएंगे तो माइनस का लेकर घटाएंगे, π/6 प्लस π/6 जुड़ के हो जाएगा 2π/6। 2π/6 2 से कट जाएगा तो 3π/3, तो यह आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन के तीनों ही पार्ट बड़ी सावधानी पूर्वक कंफर्टेबल जोन में किए। चौथे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा तथा परावैंगनी किरणों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? तो तरंगदैर्घ्य तो गामा और परावैंगनी में परावैंगनी किरणों की अधिक होती है। और गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। गामा किरणों के 4 गुण, फोटोग्राफी प्लेट पर रासायनिक क्रिया करती हैं। जो एक्सरा कराते हैं हम, एक पन्नी सी होती है, वो कहलाती है फोटोग्राफी प्लेट। उस पर क्रिया करके उसे काला कर देंगी। प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। कुछ पदार्थ होते हैं हमारे, जैसे जिंक सल्फाइड, उस पर अगर इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो वहाँ चमक उत्पन्न होती है। टेलीविज़न जो चला करती थी पहले, अब तो एलईडी एलसीडी का ज़माना है, तो टेलीविज़न के स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड की पॉलिश होती है। वो एक प्रतिदीप्ति पदार्थ है। उस पर जब इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो चमक उत्पन्न करेंगे। ऐसे ही ये भी प्रतिदीप्ति, उस चमक उत्पन्न करने को ही प्रतिदीप्ति कहते हैं। जैसे रोड किनारे, सड़क के किनारे पर बोर्ड लगे होते हैं, शहर का नाम लिखा है कि मेरठ इतने किलोमीटर, उसमें रात में जब लाइट गिरती है तो वो चमकता है, तो उस चमकने को बोलेंगे प्रतिदीप्ति। तो ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। गैसों का आयनीकरण कर देती हैं। गैस के अणु से टकराएंगी तो उसको क्या कर देंगी, आयनित, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगी। विवर्तन की घटना प्रदर्शित करती हैं। तरंगों में मुड़ने का गुण होता है, तो इन तरंगों में भी विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करने का गुण होता है। इसी क्वेश्चन में एक छोटी सी बात जोड़ दी है कि गामा और परावैंगनी किरणों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। तो जो उनका क्रम लिखवाया है हमने, उसमें सबसे पहले गामा, फिर एक्स, फिर परावैंगनी, तो असेंडिंग ऑर्डर में है तरंगदैर्घ्य के। तो हम लिखेंगे परावैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य गामा किरणों से अधिक होती है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन था। मैं समझता हूं बड़ा इजी है। 3 नंबर बताओ, थोड़े से काम लिखने में मिल रहे हैं। इस चौथे खंड का जो 5वां भाग है वह देखें। यदि L प्रेरकत्व, C धारिता, R प्रतिरोध हो तो सिद्ध कीजिए L/CR का मात्रक ओम होगा। हमें सिद्ध करना है टू प्रूव L/CR का जो मात्रक है का मात्रक ओम, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे,
हमने L अपॉन सी आर को ले लिया और इन तीनों के ही हमने मात्रक लिख दिए। तो L का मात्रक होता है वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर। ये L प्रेरकत्व का मात्रक होता है। C है धारिता। धारिता का सूत्र होता है Q अपॉन V, आवेश बटे वोल्टेज। आवेश चार्ज अपॉन वोल्टेज। चार्ज को लिख सकते हैं I इंटू टी अपॉन V। तो कैपेसिटी को ये लिख सकते हैं हम। इसके अनुसार मात्रक क्या बनेगा, एम्पियर इंटू सेकेंड पर वोल्ट। एम्पियर इंटू सेकेंड पर वोल्ट इंटू रेजिस्टेंस बचा। L का मात्रक लिख दिया, C का लिख दिया, R का बचा। ओम के नियम से R होता है V अपॉन I। तो V अपॉन I का मतलब वोल्ट प्रति एम्पियर। हमने L, C, R तीनों के ही यूनिट लगा दिए। तीनों की यूनिट लगाने के बाद अब हम इनमें देख रहे हैं कट क्या रहा है। तो वोल्ट से वोल्ट कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, इस एम्पियर से एम्पियर कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर बचा एम्पियर जो कि अपॉन में है। अपॉन में है तो वो नीचे आएगा। यहाँ बचा वोल्ट, ये अपॉन के नीचे है। तो ये अपॉन के नीचे है, ये ऊपर जाएगा और ये एम्पियर नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर। और वोल्ट अपॉन एम्पियर ये है और ये किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। तो 3 नंबर में ये पूछा गया है, सिद्ध करवाया है। तो मैं समझता हूं कि ये भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। क्राउन कांच से सम अवतल लेंस बना है। सम अवतल, इसका मतलब है कि अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं। कॉनकेव लेंस के दोनों तरफ के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए, मीन्स ये निकालना है वैल्यू। जब बराबर है तो इनके बराबर में थर्ड क्वांटिटी हमने मान ली R, और यही हमको निकालना है कि लेंस की समता -2.5D हो जाए। लेंस की समता -2.5D। अवतल लेंस की फोकस दूरी और समता माइनस में ही लेते हैं। क्राउन कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.65। ये क्वेश्चन है, तो इसमें मेकर सूत्र का यूज करेंगे, मेकर फॉर्मूला। और उससे पहले अच्छा रहेगा अगर मैं इस P से F निकाल लूं, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/P, 1/ माइनस का 2.5, पॉइंट हटेगा यहाँ 0। ये किस यूनिट में आएगा, मीटर में। P का मान लगाकर F जो आता है मीटर में होता है। इसे मैंने लिखा 10 इंटू 100/25। फिर ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। 100 से गुणा कर दी, 25 से काटेंगे तो गए 4 बार, 4 दाई 40। तो P की हेल्प से हमने F निकाला तो कितना आया, 40 सेंटीमीटर। मेकर सूत्र
मेकर सूत्र होता है 1/f इक्वल टू n-1 ब्रेकेट 1/r1 - 1/r2। एक 10th में बच्चों पढ़ते हो 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u। n और r के पदों में ये है, तो फोकस दूरी के दो फॉर्मूले हो गए। यहां ये लगेगा, f की वैल्यू लगाएंगे -40, n 1.65 - 1, f की जगह -40, n की जगह ये वैल्यू, r1 की वैल्यू r, r2 की जगह भी r, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसमें जब वैल्यू r की रखते हैं तो कुछ चिन्ह का ध्यान रखते हैं। अवतल लेंस में पहला पृष्ठ तो इधर पूरा केंद्र बना रहा है, दूसरा वाला इधर, तो r1 आ जाती है लेफ्ट साइड में, r2 आ जाती है राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाली r1 में जब वैल्यू रखेंगे तो माइनस में रखेंगे, ये चिन्ह परिपाटी कहलाती है। इसमें से एक घटाएंगे तो बचेगा 0.65, इन्हें जोड़ेंगे -1/r -1/r हो गया -2/r, और इधर -1/40। 2 की इससे गुणा होगी तो हो जाएगा -1/40, 2 की इससे गुणा होगी 65 दूनी 130, 1.3/r, और चिन्ह माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, ये 0 भी कट गया, पॉइंट लगा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, r की 1 से हो गई r, 13 चौक 52, और 0 आगे लग जाएगा, एक अंक पहले पॉइंट है यहां लग जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई 52 सेंटीमीटर। तो ये वक्रता त्रिज्याएं रखनी होंगी दोनों, 52 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर। अगर हम अलग अलग लिखें तो r1 लिखा जाएगा -52 और r2 लिखा जाएगा +52, यही आंसर होगा। तो आज हमने यह अनसोल्ड पेपर के क्वेश्चन आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये बड़ी हो जाती। अब तक के लिए धन्यवाद।